मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में जनसंख्या और उसमें आज हम ले रहे हैं भारत में श्रम शक्ति तथा उसका व्यावसायिक वितरण, लेबर फोर्स एंड इट्स ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अब तक जो पढ़ा उसमें हमने देखा है कि भारत में जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, श्रम शक्ति भी बढ़ रही है, किंतु श्रम शक्ति का जो व्यावसायिक वितरण है वो काफ़ी असमान है, असंतुलित है। किसी देश की श्रम शक्ति में प्रायः जनसंख्या का हम वो भाग शामिल करते हैं जो 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग का है तथा जो रोज़गार के लिए देश में उपलब्ध है, चाहे वह जनसंख्या रोज़गार में लगी है अथवा नहीं लगी है, यानी कि बेरोज़गार है। अब यदि श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग बेरोज़गार में लगा हुआ हो तो वहाँ पर वास्तविक श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन अगर श्रमिकों का एक छोटा भाग अगर लगा हुआ हो रोज़गार में तो वहाँ श्रमिकों की संख्या उतनी, वास्तविक श्रमिकों की संख्या भी उतनी छोटी होगी या कम होगी। जनसंख्या का वह भाग जो काम पर लगा हुआ होता है उसे हम कार्य में भाग लेने की दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट के रूप में जानते हैं। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग बेरोजगार है, अतः वास्तविक श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। अब हम लेते हैं भारत में श्रमिकों की कुल संख्या एवं जनसंख्या से उसका अनुपात, टोटल लेबर फोर्स या वर्क फोर्स एंड इट्स रेशियो विद पॉपुलेशन। भारत में 1991 में श्रमिकों की कुल संख्या 30.6 करोड़ थी, वह 2011 में 48.2 करोड़ हो गई तथा 12वीं योजना के अनुसार सन 2016-17 में यह बढ़कर 50.9 करोड़ के लगभग अनुमानित की गई है। आजकल जनगणना आकलन के आंकड़ों के संकलन में देश के कुल श्रमिकों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी है मुख्य श्रमिक, जिसको हम मेन वर्कर्स कहते हैं। अब मुख्य श्रमिक किसको कहा जाता है? मुख्य श्रमिक वे हैं जो किसी वर्ष में 183 दिन अथवा 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए किसी आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कार्य में लगे हों। दूसरी श्रेणी है सीमांत श्रमिक, जिसको हम मार्जिनल वर्कर्स कहते हैं। ये वे श्रमिक हैं जो 183 दिन अथवा 6 महीने से कम की अवधि के लिए काम पर लगे रहे हों। अब इनके हम डेटा देखते हैं कि भारत में कुल श्रमिकों की संख्या एवं जनसंख्या से उनका क्या अनुपात है। तो यहाँ हम टेबल में देख रहे हैं कि 1991 में भारत की कुल जनसंख्या 84.3 करोड़ थी, जो बढ़कर 2000 में 102.87 और 2011 में 121.07 करोड़ हो गई। अब श्रमिकों की कुल संख्या जो करोड़ में है वो हम देखते हैं कि 1991 में 30.6 करोड़ श्रमिक थे, यानी कि इनका प्रतिशत था 37.5। 2001 में श्रमिकों की संख्या बढ़कर हो गई 40.22 करोड़ और यह प्रतिशत भी बढ़कर हो गया 39.3%। और 2011 में श्रमिकों की कुल संख्या बढ़कर हो गई 48.2 करोड़ और इनका प्रतिशत भी थोड़ा सा बढ़ गया है और वह है 39.8%। तो ये था जनसंख्या और श्रमिकों का अनुपात। अब श्रम शक्ति का जो व्यावसायिक वितरण है उसको हम इस टेबल से समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमने लिया है कृषक। कृषक जो है वो 2001 में
31.15% थे, जो घटकर 2011 में यह 24.4% रह गए। खेतीहर मजदूर 26.65% से बढ़कर 30.0% हो गए। घरेलू उद्योगों में श्रम शक्ति 4.03% से कम होकर 3.8%, और अन्य श्रमिक 38% से बढ़कर 41.8% हो गए। यानी कि तालिका के अनुसार 2011 में कृषि क्षेत्र में, यानी कि कृषक और खेतीहर मजदूर हम दोनों मिला दें तो कृषि क्षेत्र में कुल मजदूरों का 24.4% भाग लगा हुआ था, जबकि घरेलू उद्योगों में केवल 3.8% तथा अन्य क्षेत्रों में यह 41.8% था। 12वीं योजना में 2016-17 के अंत तक 50.9 करोड़ कुल श्रमिकों में से कृषि क्षेत्र में 45%, विनिर्माण में 12.6%, निर्माण क्षेत्र में 15% और सेवा क्षेत्र में 26.5% नियोजित होने की संभावना व्यक्त की गई। स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में नियोजित श्रम शक्ति जो 2001 में 57.8% थी, जो 2016-17 में यह घटकर 45% पर आ गई, तथा उद्योग और निर्माण क्षेत्र में यह 20% से बढ़कर 27.8%, तथा सेवा क्षेत्र में यह 21% से बढ़कर 26% हो गई। इतनी ही संभावना व्यक्त की गई है, जो कि हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि जैसे जैसे किसी देश में विकास होता है तो जनसंख्या का एक कम भाग जो है वो कृषि क्षेत्र में लगा होता है और उद्योग और सेवा क्षेत्र में अधिक व्यक्ति लगे होते हैं। तो भारत में भी ये जो टेंडेंसी है वो अब विकास के कारण नज़र आने लगी है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। अब हम लेते हैं कि भारत में जनाधिक्य, क्या भारत में जनाधिक्य है? इज़ इंडिया ओवर पॉपुलेटेड, यानी कि भारत में जनाधिक्य है या नहीं। आज भारत के प्रत्येक राजनेता, समाज सुधारक आदि जो है लोग, वो देश में व्याप्त बेकारी, भुखमरी, निर्धनता, बढ़ती हुई महंगाई का जो दोष है वो जनसंख्या वृद्धि पर थोपता है। देश में जनाधिक्य के बारे में हम दो दृष्टिकोण पाते हैं। एक दृष्टिकोण है आशावादी दृष्टिकोण, जो ये कहता है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है, और दूसरा कहता है कि निराशावादी दृष्टिकोण, जो कहता है कि भारत में जनाधिक्य है। तो हम दोनों ही दृष्टिकोण हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले हम लेते हैं आशावादी दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण यह मान के चलता है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है, और इस पक्ष में वे बहुत तर्क देते हैं, जिनमें सबसे पहला तर्क है प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता। इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि भारत में प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य है और उनका विदोहन करके वर्तमान जनसंख्या से भी अधिक जनसंख्या को असमृद्ध और संपन्न बनाया जा सकता है, अतः भारत में जनाधिक्य नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। चालू मूल्यों पर जहां 1950-51 में यह 274 रुपये थी, वह बढ़कर 13-14 में जो है 88,533 रुपये होने का अनुमान है। तो चूँकि प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है, जो ये सिद्ध करती है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है। तीसरी बात वो कहता है कि एक मुख दो हाथ। इस तर्क के समर्थक ये कहते हैं कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो उसका मुख एक होता है लेकिन हाथ दो होते हैं, यानी कि वह एक मुख से खाता है, दो हाथ से काम करके उत्पादन बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या अधिक नहीं हो सकती। चौथी बात वो कहते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग और आर्थिक विकास, यानी कि जब देश में जनसंख्या बढ़ती है तो न केवल श्रम शक्ति बढ़ती है, बल्कि उनके बढ़ते हुए उपभोग से प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव मांग भी बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो रोजगार और आय के स्तर में भी वृद्धि होती है और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जनसंख्या में तो भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं है। फिर पांचवा बिंदु इस संबंध में कि खाद्यान्नों में जनसंख्या से तेज वृद्धि।
इस तर्क के समर्थक कहते हैं कि खाद्यान्नों में जनसंख्या की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है। जहां जनसंख्या 1.95% या 2.5% की दर से बढ़ रही है, वहाँ खाद्यान्न जो है 3.5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। तो इस दृष्टि से जनसंख्या की जो है अत्यधिक विस्फोटक स्थिति भारत में नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं वो लोग कि बेकारी जो है, अगर भारत में बेकारी है तो वो अल्प विकास के कारण है, जनाधिक्य के कारण नहीं है। तो इस तरह से वो आशावादी दृष्टिकोण के समर्थक ये बताते हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं है। अब हम लेते हैं निराशावादी दृष्टिकोण। निराशावादी दृष्टिकोण को मानने वाले कहते हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है, और इस संबंध में वो जो है कुछ तर्क देते हैं। वो इस तरह से है। सबसे पहले बात वो कहते हैं कि भारत में व्यापक निर्धनता और निम्न जीवन स्तर है। लोग जो है बड़ी संख्या में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और उनका जीवन स्तर, यहाँ तक कि अनिवार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो यह शो करता है कि भारत में जनाधिक्य है। दूसरी, भारत में बेकारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षित बेरोजगारी भी है, जो है विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। तो यह तर्क भी सिद्ध करता है कि भारत में जनाधिक्य है। फिर तीसरा बिंदु, खाद्यान्नों का निरंतर अभाव। इस तर्क के समर्थक कहते हैं कि भारत में जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन खाद्यान्न जो है उनका अभाव बना हुआ है। जो है अभी भी लोग खाद्यान्न की उपलब्धता से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है। फिर भूमि, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है विश्व के क्षेत्रफल का, जबकि यहाँ पर 17.9% जनसंख्या विश्व की यहाँ पर आबाद है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भूमि पर जो है जनसंख्या का भार जो है वो निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है। इसी तरह से आर्थिक साधन लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि जनाधिक्य की स्थिति है। चूँकि जनसंख्या में तीव्र गति से, विस्फोटक गति से वृद्धि हो रही है, तो जो है ये बात सिद्ध करती है कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है। फिर सर्वत्र अभाव एवं ऊंचे मूल्य, यानी कि देश में न केवल दालों का अभाव है, वरन समस्त क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है, औद्योगिक कच्चे एवं निर्मित माल का अभाव है, आवास और शिक्षा का अभाव है, खाद्य तेलों खनिज तेलों का अभाव है, विद्युत और जीवन की आवश्यक वस्तुओं का अभाव है, और इनके परिणाम स्वरूप ऊंचे मूल्यों के साथ साथ मुनाफाखोरी, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है। फिर जनसंख्या नियंत्रण में सरकार सक्रिय है, और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण की नीति को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो जो यह सिद्ध करती है कि जनाधिक्य की स्थिति है, तभी तो सरकार जनसंख्या को नियंत्रित करने की नीति अपना रही है। और फिर अंत में हम कह सकते हैं कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वह भी हमारे भारत पर लागू होता है, क्योंकि माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ती है और खाद्यान्नों की तुलना में तेज गति से बढ़ती है। और जो है फिर देश में महामारी, अकाल, भूकंप, जो है बाढ़, ये सब अगर विपदाएं आती है तो निश्चित रूप से ये सिद्ध करती है कि जनसंख्या ज़्यादा है। यानी कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी भारत में लागू होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है। अब निष्कर्ष के तौर पर हम ये कहें तो वास्तव में हमें मानना पड़ेगा कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है, क्योंकि इसको हम इस बात से जो है प्रूव कर सकते हैं कि श्रीमती गांधी ने एक बार कहा था कि बढ़ती जनसंख्या की भयंकर बाढ़ से भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का भवन ढह गया है और आर्थिक समृद्धि की कल्पना धूल धूसरित हो गई है। यह कथन सिद्ध करता है कि भारत में हम आर्थिक विकास के इतने प्रयास करते हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आर्थिक विकास का प्रभाव, जो सुप्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, वो देखने को मिल ही नहीं पाता है। क्योंकि जनसंख्या की भयंकर जो बाढ़ है, जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है, वो आर्थिक
विकास के सुप्रभाव को निगल जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है। तो हम इतना ही रखते हैं और अपना टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।